हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले का सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सब्जेक्टिव का सेट 4। जी हाँ, और दोस्तों बता दो, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं सर सेट 5 जारी नहीं ऑब्जेक्टिव का तो मैंने सेट 4 तक करा दिया है। लेकिन दोस्तों सेट 5 जारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का ना सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में जारी नहीं हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स में जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं सेट 4 का। इसमें आप लोग जितना सारा सब्जेक्टिव सोल्यूशन है, सेट 5 तो आएगा नहीं क्योंकि सेट 5 लोग जारी नहीं हुआ है। आप लोग और भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज आएगा, चिंता मत कीजिए, बस जितना भी पढ़ा रहा उतना पढ़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप देख पाओ। और जो हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है 6:30 बजे, उसमें जरूर अपीयर होइए। देखिए दोस्तों, क्या हम लोग पहला सवाल कि पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्व मतलब क्या? पहले, यानी औद्योगिकरण से पहले क्या समय को पूर्व औद्योगिकरण बोलेंगे ना। देखो क्या है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। मतलब क्या, औद्योगिक से पहले ही, मतलब उद्योग लगने से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब क्या, हम लोग बाजार कर रहे हैं अपने देश में, अब जो हम लोग जो दूसरे देश में जाके सामान बेचेंगे, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता था, इसमें वस्तु का उत्पादन कहाँ, कारखानों के बजाय घरों में होता था। औद्योगिकरण के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट्री के आने से पहले जिस प्रकार का युग था उस युग को हम क्या बोलते हैं? पूर्व औद्योगिकरण। मतलब औद्योगिकरण से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए माल तैयार हो रहा था, लोग घरों में माल तैयार कर रहे थे, ठीक है, फैक्ट्री में नहीं हो रहा था, तो उसको बोलते हैं, उस युग को बोलते हैं पूर्व औद्योगिकरण। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी की निरंतर बढ़ने के कितने 4 कारण बताइए। और सोचिए कैसे यहाँ क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल है और बोला है 4 कारण, और यहाँ वर्ड रहता है 30, समझ रहे हो? तो उस प्रकार लोग 4 छोटे कारण दे देना। मैं याद देखिए कैसे बताया हूँ। 4 कारण क्या क्या है देखिए। युद्ध से संबंधित सामग्री भी दिन रात तैयार होने लगी थी। क्या हुआ देखिए, पहला सवाल, पहला क्या क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए। 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी बढ़ रही थी। तो क्यों बढ़ रही? तो देखो, तो उस वक्त युद्ध चल रहा था 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो क्यों, क्या हुआ? युद्ध से संबंधित सामग्री दिन रात तैयार होने लगी थी। उसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य का केंद्र बन गया था, ठीक है। सबसे पहला क्या कि उस वक्त युद्ध के लिए सामग्री तैयार हो रही थी, तो फैक्ट्री में लोगों को आदमी चाहिए था, तो सभी लोग जाके वहां बस रहे थे लंदन में। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो वाणिज्य का केंद्र बन गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वाणिज्य केंद्र मतलब बाहर किसी भी देश से सामान आ रहा था तो लंदन में ही बेचा जा रहा था। तो इस प्रकार से वो मेन केंद्र बन गया था, जिसने व्यापारियों और अन्य लोगों को, व्यापारियों और अन्य लोगों को अपनी ओर खींचा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है, लोग काम की तलाश में लंदन आने लगे। इन लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता। अब देखिए वहाँ फैक्ट्री ज़्यादा लग गया, ठीक है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहाँ आएंगे काम की तलाश में, ठीक है। अभी जैसे हम लोग झारखंड में उतना फैक्ट्रीज नहीं है, तो झारखंड के आदमी क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं काम के लिए, समझ रहे हो। लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों का शहर बन गया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग गई थी, सभी लोग काम करने वहाँ गए थे, ठीक है। तो वहाँ क्लर्क, दुकानदार को, क्योंकि वहाँ अब देखो लोग बढ़ेगा तो दुकानदार भी बढ़ेंगे ना, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों का शहर बन गया था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। हो गया। अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताएं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलते जुलते एक विशेषता बताना है। तो देखो क्या विशेषता मिलते जुलते है। समान विशेषता यह है कि भारत और बेल्जियम दोनों में ही मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। मतलब भारत भी हमारा प्यारा लोकतांत्रिक देश है और बेल्जियम भी लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर, जैसे हमारी सरकार, हमारे देश में क्या मोदी जी है वो हेमंत जी से ज्यादा ताकतवर है, उस प्रकार वहां भी बेल्जियम में भी है, ठीक है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये त्रिस्तरीय सरकार हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे? देखो, सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण होता है। क्या सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया, बहुत अलग अलग जगहों में लगाया जा रहा है। और क्यों लगाया जा रहा है? इससे प्रदूषण उतना नहीं फैलता है ना, और पर्यावरण को भी, ये पर्यावरण के लिए भी मतलब पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है। इसलिए भारत के में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है? उज्जवल है, क्योंकि ना पर्यावरण प्रदूषण करता है ना कुछ करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका वैसे भारत में ऊर्जा सौर उज्जवल है। सौर ऊर्जा तो खत्म नहीं हो रहा है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब हुआ क्या, अलग अलग देशों से भी लोग आने लगे ब्रिटेन और सामान बेचने लगे, दूसरे देशों में जाने लगे, सामान बेचने लगे। तो भारतीय किसानों को कोई खास लाभ नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को उगाने में ही महंगाई ज़्यादा पड़ता जा रहा था, तो सस्ते में माल कैसे बेचेगा, तो दूसरे किसानों का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और इसलिए दोस्तों वैश्वीकरण का भारतीय किसानों को कोई खास लाभ नहीं हुआ था।
मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय क्रियाएं होती हैं। कई बार बता चुका हूं मैं। उदारीकरण भी कई बार बता चुका हूं कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, कोई भी नियंत्रण या नियंत्रण में ढील देना होता है या हटा लेना होता है जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, या वो था अति लघु, अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें उद्योग में उत्पादन क्यों बढ़ गया अचानक से, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वो भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। पहला जब विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, तो ब्रिटेन था उसमें मेन, तो ब्रिटेन ऐसे उलझ गया उसमें कि वो लोग फैक्ट्रियों पर ध्यान नहीं दे पाया। फैक्ट्रियाँ क्या कर ली, उस तरह का उत्पादन नहीं करने लगी। जो फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता था तो भारत में माल नहीं आ रहा था। अब भारत को तो माल चाहिए, मतलब कुछ भी जो कपड़ा बाकी जो भी सामान जरूरत की सामान थी, तो क्या हुआ, भारतीय फैक्ट्री को उस पर एक नया बाजार मिल गया, क्योंकि अब ब्रिटेन से सामान का निर्यात नहीं हो रहा, आयात नहीं हो रहा था हम लोग के देश में। तो भारतीय उद्योगों को पनपने का एक अवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय, मतलब इंग्लैंड के जो भी कारखाने पहले बना रहा था, सूती वस्त्र बना रहा था, कोई कुछ और बना रहा था, कोई खाने का सामान बना रहा था, लेकिन अब वो सारे छोड़कर क्या बनाने लगा, सभी रातों रात क्या सैनिक सामग्री बनाने में लग गया। और भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। क्या, जब भारतीयों को ब्रिटेन का सामान नहीं आ रहा था, नहीं मिल रहा था, तो भारतीय खरीदेंगे कहाँ पे। तो ऐसे में भारतीय जो बिजनेसमैन है, जो भारत की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, लोग ने सोचा कि चलो भाई ब्रिटेन से बार बार इंग्लैंड बोल रहा हूँ, जब ब्रिटेन से सामान नहीं आ रहा है तो ऐसे में हम लोग उत्पादन करते हैं। और ऐसे में दोस्तों भारतीय बाजार को एक विशाल बाजार मिल गया भारतीय उद्योग को, ठीक है। और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि भारत में फैक्ट्रियाँ बढ़ गई, लोगों की खपत बढ़ गया, भारतीय लोग से सामान खरीदने लगा। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, व्याख्या करें। तो वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1925 के बाद आई, सही है बिल्कुल। 1295 में मार्को पोलो ने महान खोज यात्रा चीनी में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा, ठीक है। इसको मत लिखना, ठीक है, इसको और इसको मत लिखना, लिखना मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक छपाई वाली तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, ठीक है। कहाँ, यूरोप लेकर लौटा, मतलब चीन से आया जब मार्को पोलो, तो अपने साथ जो वुड ब्लॉक छपाई की प्रिंटिंग था उस सीख कर आया, तो उससे करने लगा। ऐसा नहीं कि वुड ब्लॉक कोई उठा के ले चला है। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां है, तो ये आप लोग कई बार बता चुका हूँ। वंशवाद की चुनौती, ये तो आप लोग बताइए। अच्छा विकल्प न होने की चुनौती, धन अपराधीकरण, ये सारा चीज बताया, आप लोग देख लो, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। तो देखो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए सरकार को जनता का डर रहता है। लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग सरकार चुनते हैं, तो सरकार हमसे डरेगा कि भाई अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये लोग बहुत पागल है, हमको गद्दे से उतार देगा, तो ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के जनता के हित को देखता है। पर तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार अपनी मनमानी तरीके से राज करता है। तानाशाही में ऐसा नहीं दिखता है कि उसका जो मन होगा वही करेगा, ठीक है, हिटलर जैसा था। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता का खास ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। अब इस प्रकार की शासन व्यवस्था अगर कोई तानाशाह अच्छा हुआ तो ख्याल रखेगा, लेकिन हर तानाशाह तो एक जैसा होता नहीं है। उसका जो मन है वो मर्जी करेगा, मतलब तानाशाही करेगा, अपना मन मर्जी चलाएगा। पर क्योंकि उन्हें जनता का कोई डर ही नहीं होता, ठीक है, जनता को कोई भाग ही नहीं होता उसको बनाने में। उसका तानाशाह बनेगा उसका बेटा, फिर तानाशाह बनेगा उसका बेटा फिर तानाशाह बनेगा। चुनाव का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश, यहाँ चुनाव होगा, ठीक है, कोई अच्छा काम नहीं करेगा उसको दूसरा बार हटा देगा, तो इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारणों को लिखिए। ह्रास के कारणों को लिखना है, ठीक है। क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है, हम ही हैं, जी हाँ, हम ही हैं दोस्तों। प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास के कारण हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि सब वनों से प्राप्त, वन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। इसलिए वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले भी हम ही हैं। अच्छी लकड़ी, चारा, रबड़ जो भी प्राप्त करते हैं उसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, जीव जंतु को मरना पड़ता है, इस तब तो हम लोग प्राप्त करते हैं उसको। ऐसे में क्या पर्यावरण की हानि होती है ना, वनस्पति जात की हानि होती है, प्राणी जात की हानि होती है। रेल लाइन हो रहा है, कृषि व्यवसाय कर रहा है, खनन क्रियाएं कर रही है, ऐसे में दोस्तों वनस्पति जात और प्राणी जात का हानि होता है, ह्रास होता है, उसको काटा जाता है, समझ रहे हो। अगला सवाल है, अतिरिक्त मुद्दा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता निभाता है। बहुत होता है, देखो अतिरिक्त मुद्दा वाले लोग मतलब जिसका धन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा धन होगा, वो लोग क्या करेगा, अपना धन जाके बैंक में रख देगा। और जो हम लोग जैसे गरीब आम आदमी होगा वो क्या करेगा, धन को लेगा, लोन से फिर काम उम करेगा। तो इस प्रकार से एक मीडिएटर काम करता है, कौन, बैंक। अतिरिक्त मुद्दा वाले लोग अपने अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवाते हैं, उन्हें उनसे ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। जो पैसा जमा कर दिया उन्हें कुछ ब्याज मिल जाएगा
और धन भी सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता है ना, घर में गाड़ा सड़ा रख जाएगा, ब्याज नहीं मिलेगा और सुरक्षित भी नहीं रहेगा। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, और हम जो बड़े आदमी ने जमा कर दिया राशि उसको ऋण देने में प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा पर लोगों को और जरूरतमंदों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ जाओगे। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका? वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की तो भूमिका होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही जाकर दूसरे देशों में बाजार करती है। तो देखो क्या है, निम्न भूमिका होती है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्राय विश्व में ऐसे स्थानों की तलाश में रहती है जहां उनके उत्पादन की लागत कम हो, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहती है विश्व में हर एक देश में ऐसा स्थान देखता है कि जहां पर उसका उत्पादन लागत कम मिले और कम दाम में श्रमिक मिल जाए, कम दाम में सारा परिवहन हो जाए, तो ऐसी जगह पर जाकर वो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना कंपनी खोल देती है। विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार भी वृद्धि हुई है। मतलब क्या, विभिन्न देशों में बाहर से कोई कंपनी आ रही है, वहाँ फैक्ट्री बना रहा है, और ऐसे में दोस्तों क्या हो रहा है कि विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार भी वृद्धि हुई है। अब बाहर से मतलब हमारे देश में कोई फैक्ट्री आकर विदेशी खोल रहा है, और इस देश से तो सामान दूसरे देश में भी जाएगा ना, तो यही तो हो रहा है, क्या बढ़ रहा है ना कि बाजार। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। विदेश व्यापार की बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। बिल्कुल, विदेशी व्यापार कौन करेगा? विदेश में सामान जाकर कौन बेचेगा? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े, जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया ना, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। हिंदुस्तान लीवर का साबुन हमारे देश में मिलेगा, दूसरा देश में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला सवाल है, यह दूर के तौर पर प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 15वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों पर हाथ करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते क्यों? बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिखा है दोस्तों, आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूंगा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ऊपर से हो गया है। श्रमिकों की अधिकता, ठीक है, श्रमिक अधिक हो रहे थे इसलिए वहाँ पर सस्ते श्रमिक हो रहे थे। श्रम की मौसमी मांग, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मौसमी मांग आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। किसी खास समूह ने ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती तो उनका दाम कम, मतलब क्या बोल रहा है कि जब आपको ज़्यादा मजदूर चाहिए तो ले लो, कम मजदूर चाहिए तो मजदूर घटा दो। तो इस प्रकार, इस वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, जो हाथ करने मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर देखो, हाथ से काम करने वाले लोगों को रख रहे थे। मानवीय कौशल से बने उत्पाद की मांग, अब जो मानव हाथ से बना रहा था ना उसका ज़्यादा वैल्यू था, बल्कि मशीन से बनने वालों का वैल्यू कम था। इसलिए मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पाद की मांग, मानव हाथ जो हाथ से बनाते थे उसका डिजाइन ही कुछ और होता था। हाथ से बनी वस्तु के प्रति आकर्षण, जो वस्तु हाथ से बनती थी वो अच्छा दिखता था, ठीक है, आकर्षक दिखता था, इसलिए दोस्तों हाथों से बनी वस्तु ज़्यादा चाव थे, ज़्यादा डिमांड था, जबकि मशीनों से बना वस्तु का उतना डिमांड नहीं था। अगला सवाल है, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये कितने तरीके से गठित होता है, इसकी विशेषता लिखे। देखो, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। क्या बोल रहा है, संघवाद क्या है? मतलब संघवाद ऐसा मतलब सरकार का रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन, जो सरकार के पास शक्ति होती है उसका विभाजन हो जाता है। कौन किस में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में। ठीक है, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। संघवाद जो है दोस्तों संवैधानिक तौर पर, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी कुछ भी शक्ति दे दी, संवैधानिक तौर पर मतलब संविधान में जितना शक्ति कहा गया है उतना ही शक्ति हर एक केंद्र सरकार को बांटा जाता है। इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है, और इसमें दोस्तों साझा शासन व्यवस्था मतलब सब मिलकर शासन करेंगे। ठीक है, स्वशासन मतलब केंद्र में कौन? केंद्र सरकार शासन करेगा, क्योंकि राज्यों में देखिए, राज्यों में केंद्र सरकार भी शासन करता है, राज्य सरकार भी शासन करता है। तो इस प्रकार से स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था है। अब दोस्तों देखो क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। एक तो साथ आकर संघ बनाना, जैसे हम लोग अमेरिका हो गया, हम लोग का नहीं, विदेशी अमेरिका क्या हो गया, देखो इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है तथा इसके स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने के प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, वहाँ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो सारे राज्यों को कंट्रोल कौन करता है? एक अकेला ओबामा नहीं, अभी कौन है, ट्रम्प, कौन ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, वो कर रहा है। तो ये संघीय शासन व्यवस्था हो गया, पूरा देश का एक मालिक, समझ रहे हो, इस प्रकार से सारे राष्ट्रों को साथ मिला करके चलते हैं। लेकिन दोस्तों साथ लेकर चलने वाला संघ क्या होता है, इसमें देखो इसके अंदर बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक विविधता मतलब हर एक राज्य में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, और इसी आंतरिक विविधता को देखते हुए क्या करते हैं, राज्यों का गठन किया गया है। देखो राज्य गठन कैसे किया गया, बिहार झारखंड हो गया हिंदी बोलने वाले है, बंगाल जो बंगाली बोलने वाला है, तमिलनाडु तमिल बोलने वाला है, कर्नाटक कर्नाटका बोलने वाला है, महाराष्ट्र आप लोग का जिस तरह महाराष्ट्र भाषा का मतलब क्या भाषा में बोलता है, महाराष्ट्रीय भाषा बोलता है जो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक राज्य अलग अलग बांट दिया गया उनकी भाषा के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर। इसके अंतर्गत किसका,
केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। और ये जो बांटा जाता है ना, तो राज्य सरकार सबसे पहले राज्यों का गठन किया जाता है, तब फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। मतलब राज्यों को बांट दिया गया। जैसे हम लोग भारत में राज्य है, टोटल कितना राज्य कमेंट करके बोलना आप लोग कि भारत में कितना राज्य अभी फिलहाल करंट मूवमेंट में है। ठीक है, तो राज्य में बांट दिया गया, फिर राज्य सरकार और हम लोग केंद्र सरकार में सरकार का बंटवारा हो जाता है। भारत, बेल्जियम और अब जापान इस प्रकार की अधिक शक्तिशाली होती है। जापान जो है इस प्रकार की संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, और ये जो सरकार होती है अधिक शक्तिशाली होती है। केंद्र सरकार क्या राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है। उद्योग से प्रदूषण किस प्रकार प्रभावित होता है, इसे कम करने के उपाय को लेकर तो बहुत आसान है। आप लोग खुद बोल सकते हो कि उद्योग से कैसे प्रदूषण होता है। एक तो वायु प्रदूषण हो गया, जो धुआं निकलेगा उससे वायु प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण, जो उद्योगों से निकला हुआ जल है वो 8 से 8 गुना जल को अधिक प्रदूषित कर सकता है, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। तापीय प्रदूषण, जो उद्योगों से गर्म जल निकल रहा है दोस्तों, उसको ठंडा किए बिना नदी में छोड़ देंगे तो नदी तालाब में जो मछली है मर जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, गर्म जल प्रदूषण हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग निम्नलिखित प्रकार से कम कर सकते हैं। कैसे? जल का कम से कम उपयोग तथा पुनः उपयोग का पुनः चक्रण करके जल से कम उपयोग करेंगे जल का, और पुनः उपयोग करेंगे तो उसका पुनः चक्रण कर लेंगे एक बार। ठीक है, मतलब खराब जल को भी अच्छा कर लेंगे। वर्षा जल संग्रहण का जल आवश्यकता को पूरा करना, वर्षा जल संग्रहण के जल की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नदियों और तालाबों में जल के अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन, नदी तालाब में जो खराब पदार्थ जो बहा देते हैं उसको पहले उसका शोधन करते हैं कि चलो भाई खराब पदार्थ नहीं बहाएंगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां लगाएंगे, तो फिर वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अगला सवाल है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अब कैसे विभेद करेंगे, तो बताइए। तो देखो, यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत, जो संगठित क्षेत्र है ना, संगठित मतलब क्या, सरकारी क्षेत्र है, असंगठित मतलब प्राइवेट क्षेत्र है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, नियमित रूप से रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा, संगठित में रहेगा। मान लो 1000 रुपये न्यूनतम अगर चार्ज है एक लेबर का तो देना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट होता है उसमें उतना नहीं मिलता है, 250-300 में आदमी को खटा रहा है, 10 घंटा 12 घंटा काम कराया जा रहा है। सब है नहीं, छुट्टी मिलती है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपके साथ वेतन भी मिलेगा उसके साथ। उस अरे यार, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, सिर्फ इसका नहीं होता है क्या, यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। कौन? और ये सरकार के अंडर में नहीं आता है, मतलब उसके साथ पंजीकृत नहीं होता है। नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता है, और इसमें देखो सरकारी संगठित क्षेत्र है तो नियमित रूप से रोजगार भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा, लेकिन इसमें नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता है। आज मिला तो कुछ दिन मिलेगा, तो कुछ दिन नहीं मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के छोटे और बिखरी इकाइयां सरकार नियंत्रण से बाहर होती है, और इसमें नियम और कानून है लेकिन अनुपालन नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र जैसे हो जाता है। ठीक है, ये क्या, सरकार का कानून था इसमें भी, लेकिन इसमें पालन नहीं होता। आप लोग देखते हो, एक ठेकेदार एक मजदूर को 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाता है, इसके जगह ओटी देता है, ओवर टाइम देता है। तो ये सब 8 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन 8 घंटे की जगह कहीं कहीं 12 घंटा करा रहा है, कहीं 14 घंटा करा रहा है। तो ये तो कानून का पालन नहीं हो रहा है ना। और इसमें सावैधानिक छुट्टी नहीं मिलती, मतलब अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपको पेमेंट कट जाएगा, वेतन कट जाएगा। और दोस्तों अंतिम जो है आप लोग का ये आप लोग का मैप का है, मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोल दीजिए। इसके साथ सेट 4 चारों सेट समाप्त होता है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, और सेट नहीं है। हिंदी का सब्जेक्ट जल्द अपलोड कर दूंगा, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।